गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारे फिजिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम रहेगा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखिए बेटा, क्या होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखिए, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट के अंदर यूज किया जाता है स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए। मीन्स उसको मेजर भी कर देगा, बता देगा भी वैल्यू कितने एम्पीयर, कितना एम्पीयर का आपके पास करंट है, लेकिन स्मॉल वैल्यू की जो करंट होगी सिर्फ उसी को ही मेजर कर पाएगा। उसी के लिए ही इसको बनाया गया है। यदि बेटा लार्ज करंट आएगा उसके लिए एक अलग से डिवाइस बनाया गया जिसका नाम वोल्टमीटर होगा, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा तुम्हारे पास? It is a device used to detect or measure the small electric current in a circuit। ठीक है, उसको बेटा क्या बोलेंगे? मोस्टली जो इसका यूज होता है सर्किट के अंदर बेटा डिटेक्ट करने के लिए होता है इलेक्ट्रिक करंट को। भाई किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या फिर नहीं है उसको पता करने के लिए। जैसे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था कि जॉकी के साथ गैल्वेनोमीटर हमारे पास अटैच है, तो बार बार हम जॉकी को स्लाइड कर रहे थे, वहां से पता चल रहा करंट है या फिर नहीं है। तो ऐसे प्रपोजलों के लिए मोस्टली हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है तुम्हारे पास? इसकी प्रिंसिपल की बात करूं बेटा, तो प्रिंसिपल हमारे गैल्वेनोमीटर का ये रहेगा कि जब एक करंट दौड़ती हुई कोयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी तो बेटा वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? एक टॉर्क्यू एक्सपीरियंस करेगी। जैसे लास्ट टॉपिक के अंदर हमने ये बात पढ़ी भी थी कि करंट कैरिंग लूप लिया था हमने, या फिर एक रेक्टेंगल के आकार की हमने कोयल ली थी, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो बेटा वो क्या कर रही थी? वहां पे रोटेट कर रही थी विद अ टॉर्क्यू। और टाउ वहां पे हमने निकाला भी था, INAV जो भी हमने वहां पे निकाला था। तो वही हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा कि इट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a current carrying coil placed in a uniform magnetic field it experiences a torque। ठीक है, ये हमारा फोर्स रहेगा। तो बेटा देखो, इसके बाद मैं बात करता हूं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन क्या होगी इसकी? प्रिंसिपल याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं बच्चे। देखो तो बेटा कंस्ट्रक्शन में क्या है कि तुम्हारे पास क्या होगी? एक कोयल होगी तुम्हारे पास, ठीक है, जिसके तुम्हारे पास क्या, और जो किसकी, कॉपर की बनी हुई होगी, और उसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बेटा क्या कर रखे होंगे? एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर ऐसे बाउंड कर रखे होंगे बहुत सारे टर्न तुम्हारे पास इस प्रकार से। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास क्या नॉन मेट कोई फ्रेम ले लिया मैंने, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे मेरी कोयल लपेट रखी इस प्रकार से, ऐसे बहुत सारे टर्न लपेट रखे, मैंने कोयल बना रखी। ठीक है, मतलब किसी वायर का बैंड कर दीजिए, वो तुम्हारे पास कोयल कहलाती है। तो यहाँ देखिए तुम्हारे पास ये आपको जो दिख रहा है, ये मेरा नॉन मेटेलिक फ्रेम है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, ये नॉन मेटेलिक फ्रेम है, क्लियर है। तो इसके ऊपर क्या किया गया बेटा? यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से मैंने कोयल स्टार्ट की है। जैसे इस प्रकार आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये नॉन मेटेलिक फ्रेम है। यहाँ से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न कोयल के इसके ऊपर क्या कर रखे बेटा? लपेट रखे होंगे, ऐसे बाउंड कर रखे होंगे हमने, क्लियर। ये हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। और इस नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर या फिर बिटवीन कोयल, इस कोयल के बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है, जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, L सॉफ्ट आयरन कोर L। क्या काम है इसका वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बस ये समझ लीजिए भी सॉफ्ट आयरन तुम्हारे पास कोर है, उसके ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हमने क्या कर रखे, ऐसे लपेट रखे हमारे एक कोयल की। और वो कोयल किसकी बनी हुई? तुम्हारे पास कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। और इंसुलेटेड है बेटा, क्या है वो? इंसुलेटेड है, मतलब प्लास्टिक की तुम्हारे पास वहां पे कवरिंग है तुम्हारे पास उसके ऊपर, ठीक है। नहीं तो भाई सीधा लपेटेंगे तो वहां पे स्पार्किंग वगैरह शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ देखो, और बेटा क्या कर रखा है फिर इसको? ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न ऐसे लगा के तो इसको लटका रखा है, क्या कर रखा है? ऐसे सस्पेंड कर रखा है इसको, किसके द्वारा? किससे? टॉर्जन हेड एच से। यहाँ पे कोई भी घूमने वाला तुम्हारे पास एक टॉर्जन हेड होगा जो रोटेट कर रहा होगा वहां से, ऐसे उससे मैंने इसको बांध रखा है, लटका रखा है। किसकी हेल्प से? जो आपको ये दिख रही है क्या है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है जो यहाँ पे लगा रखी है, ये वाली आपको दिख रही है जो, ये क्या होगी तुम्हारे पास? फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप।
फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होगी बच्चे ये, ठीक है। तो उससे मैंने इसको क्या कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है, किसके थ्रू, एक टॉर्जन हेड के थ्रू, ठीक है, जो कि मूवेबल टॉर्जन हेड होगा, मूव करने वाला होगा तुम्हारे पास, ऐसे मूव कर रहा होगा वो तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो तो कहाँ लटका रखे मैंने, कहाँ सस्पेंड कर रखे बेटा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि मैंने नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा दे रखा है मेरे इस गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो ये जो मैग्नेट की शेप मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चे, सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ। जैसे भी तुम्हारे पास सबसे बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए यूज करूंगा हॉर्स शू मैग्नेट का, हॉर्स शू मैग्नेट का, ठीक है, जो कि आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए तुम्हारे पास क्या है, तो फिर बेटा क्या है तुम्हारे पास, जो लोअर एंड होगा हमारी कोयल का, जो ये वाला लोअर एंड होगा तुम्हारे पास, तो ये यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग दिख रहा है ऐसे वाला, ये मेरा एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, एस डैश मैं नाम दे रहा हूँ इसका, ये स्प्रिंग एस डैश है, और कोयल का नाम रख दो PQRS1 का नाम मैंने कोयल का नाम रख दिया, PQRS1, ठीक है। अब देखो तो ये जो S1 तुम्हारे पास जो स्प्रिंग है, एक जो एंड है हमारी कोयल का वो इससे कनेक्ट है, आई बस में, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड ये वाला बसता है तुम्हारे पास, ये कोई भी एक लकड़ी का छोटा सा कोई भी गुटका लगा रखा होगा, मान लो यहाँ पे रख रखा होगा, वो तार यहाँ पे अटैच की, फिर यहाँ से थोड़ा सा बांधते हुए कहाँ ले जाया गया हुआ है, टर्मिनल T2 से अटैच कर रखा है इस वायर को, इस कोयल को T2 से अटैच किया हुआ है यहाँ पे वायर को तुम्हारे पास, ठीक है। और फिर क्या हो गया बेटे, जो तुम्हारे पास टॉर्जन हेड से जाता हो, दूसरा जो तुम्हारे पास क्या होगा, एंड होगा कोयल का, ठीक है, अपर वाला एंड होगा, वो कहाँ जोड़ रखा है मैंने, T1 टर्मिनल से अटैच कर रखा है बाय यूजिंग फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। और हमने क्या यूज कर रखा है, एक कनकेव मिरर का यूज कर रखा है, जो आपको डिफ्लेक्शन मेजर करके देगा, जो भी कोयल के अंदर क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी, ऐसे वो रोटेट करेगी तुम्हारे पास, उस डिफ्लेक्शन को कनकेव मिरर के द्वारा हम बाय यूजिंग अ नीडल, ठीक है, ऑब्टेन कर सकेंगे उसको, ठीक है। अब आगे देखिए तुम्हारे पास क्या है, मैन जो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या थी, एक PQRS1 नाम की एक क्या थी तुम्हारे पास, कोयल थी, जिसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न बेटा वाउंड थे एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के ऊपर, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास किसकी बनी हुई थी, कॉपर की बनी हुई थी, और इंसुलेटेड थी तुम्हारे पास, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे लपेट रखे हैं, और उसको सस्पेंड कर रखा है टॉर्जन हेड H के द्वारा, कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है दो परमानेंट मैग्नेट के पोल के द्वारा, नॉर्थ और साउथ पोल के द्वारा। और साथ में क्या कर रखा है मैंने, जो लोअर एंड है मेरी इस कोयल का, उसको एस डैश स्प्रिंग से मैंने अटैच कर रखा, और फिर कहाँ अटैच कर रखा है उसको, T2 टर्मिनल से, और जो अपर जो तुम्हारे पास एंड है कोयल का, उसको हमने T1 टर्मिनल से अटैच कर रखा है। और साथ में फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के साथ मैंने क्या अटैच कर रखा है, एक कनकेव मिरर अटैच कर रखा है, M को मैंने यहाँ पे M उसकी नोटेशन दे रखी है, और वो मेरे को डिफ्लेक्शन बताने में मेरी हेल्प करेगी। तो बेटा अब यहाँ देखिए तुम्हारे पास क्या है कि T1 और T2 जो तुम्हारे पास टर्मिनल है, ये वो दो टर्मिनल है जिनकी हेल्प से आप सर्किट के अंदर करंट को मेजर करोगे। जिस भी सर्किट में आपको करंट मेजर करना है, वहां से दो वायर उठाइए और दोनों वायर को यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो आपको ये क्या देगा, उस करंट की रीडिंग देगा। T1 और T2 टर्मिनल से आप अटैच करोगे, और ये पूरी की पूरी तुम्हारे पास अरेंजमेंट है, ये हमने इस एक ऐसे बॉक्स के अंदर क्या कर रखे, फिट कर रखे, ताकि बाहर से जो एयर है उससे बचा जा सके, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बाद में तुम्हारे पास क्या रहेगा, साथ में यहाँ पे पेच वगैरह या फिर कोई लगा सकते हो इसको अप स्टैंड करवाने के लिए, ये तो बाद की बात है, ये जरूरी नहीं है डायग्राम के अंदर शो करना, फिर भी दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। ये थी बेटा हमारी क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन। अब मेन जो काम आता है वो आता है बच्चे इसका वर्किंग का। किसका काम आता है, वर्किंग का। अब आपको पता चलेगा कि वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर, जिसको डिनोट किया गया एल से, बिटवीन कोयल। क्यों हमने इसका यूज किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर में इसको बताया भी, भैया हमने ले रखी है और ऐसे ले रखी है, तो पढ़ेंगे वाई कि क्यों हमने इसको लिया। तो बेटा वर्किंग देखिए तुम्हारे पास, तो मान लीजिए हर एक टर्न के अंदर से आपका आई करंट फ्लो हो रहा है कोयल के, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है वो बी मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है। हर एक टर्न की लेंथ एल मान लीजिए, ब्रेड्थ क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो एरिया जो होगा हर एक टर्न का वो एल क्रॉस बी मान लिया मैंने, एल क्रॉस क्या मान लिया, बी मान लिया।
और n बच्चे क्या माने मैंने, नंबर ऑफ टर्न मान लिए, n क्या मान लिए, नंबर ऑफ टर्न मान लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, ये वाली तुम्हारे पास जो रेक्टेंगुलर कोइल जो तुमने बना के दिखा रखी है यहाँ पे, ये कहाँ रखी है मैंने भाई, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे। मेरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यदि डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ, रफली डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ठीक है, रियल वाली ये नहीं है तुम्हारे पास, रफली मैं शो कर रहा हूँ। फिर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की ये रहेगी, हमें पता है। चलो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो कोयल होगी हमने पढ़ रखा है कि क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और उस टॉर्क की वैल्यू यदि मैं बात करूं बेटा, वो टॉर्क तुम्हारे पास क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा की बात करूं, साइन अल्फा लेके चल रहा हूं। और अल्फा हमने लास्ट टाइम पढ़ा थी, साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम लेते हैं तो उस समय जो एंगल आपका होगा वो किस किस के बीच में होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो कोयल होगी उसका जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा उनके बीच में ये अल्फा एंगल होगा तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से, तो मैंने जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, मैंने इस प्रकार लगा रखा है कि मेरी कोयल को जो मैग्नेटिक फील्ड मिले वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। कैसा मिले, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिले। मैग्नेटिक फील्ड बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 90 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब देखो जैसे ये मैंने जो भी तुम्हारे पास कोयल वहां पे उसके अंदर यूज करके, ये मेरे पास क्या होगी, एक सॉफ्ट जो एल मैंने ये ली थी, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो तुम्हारे पास अच्छे से अपने अंदर मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है तुम्हारे पास ये। तो ये क्या करेगा, बाहर से जो भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा रखी है ना यहाँ पे ऐसे, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ तेजी से उनको अट्रैक्ट करेगा भी इस प्रकार ऐसे। कट तो नहीं करके दिखा सकते, ठीक है, कट करेगी भी नहीं। तो ऐसे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड होगा तुम्हारे पास, मैं बात करूं इस प्रकार से, ऐसे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको रेडियली मैग्नेटिक। ये तुम्हारे पास कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। ये कैसा हुआ बेटे, साउथ पोल हुआ। और इसके बार बार हमने पता है हमें क्या लपेट रखे, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न लपेट रखे, किसके, कोयल के, ऐसे कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियली होगा तो वहां से क्या होगा, तुम्हारे पास जो भी आपने कोयल रख रखी होगी उस कोयल के प्लेन का जो ये नॉर्मल होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड रखा। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए किसका मेन रोल हुआ तुम्हारे पास, सॉफ्ट आयरन कोर का। ये क्या कर रही है, अपनी तरफ तेजी से क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से वहां पे क्या करेगी, खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगी वहां पे। तो ये तुम्हारे पास क्या करेगी, वहां पे प्लेन का जो नॉर्मल होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वहां पे बेटा एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ऐसा होता है तो हमें पता है टॉर्क वहां पे मैक्सिमम फील होगा हमारी कोयल को। तो इसीलिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है भी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, तो आप बता सकते हो क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग टॉर्क उसके ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे काम रहेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने रेडियल लगा रखी है बच्चे, तो मैंने बोल दिया कि अल्फा तुम्हारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फा की वैल्यू में 90 डिग्री पुट करता हूं तो मेरा NIAB आता है भाई। तो ये टॉर्क क्या हुआ तुम्हारे पास, मेरी कोयल को बेटा क्या करेगा, रोटेट करवाएगा भी। तो इसको मैं ना, ये मेरा क्या हुआ, डीफॉर्मिंग टॉर्क। कैसा टॉर्क हुआ, डीफॉर्मिंग टॉर्क कहलाएगा। क्लियर है भाई। अब देखो भाई, जैसे ही मेरी जो ये टर्न रखी हुई है, जो मेरी यहाँ पे कोयल रखी हुई है बेटा, ये क्या करेगी तुम्हारे पास, ऐसे रोटेट होगी। तो इस कोयल को मैंने फास्फोर ब्रोंज टिप से ऐसे बांध रखा है, ऊपर की तरफ फिर लटका रखा है। तो जैसे ये रोटेट करेगी, क्या ऊपर वाले जो तुम्हारे पास फास्फोर ब्रोंज टिप है उसके अंदर ही बेटा क्या आएंगे, ट्विस्ट आएंगे। क्या आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, या तुम कह दो राउंड उसके अंदर प्रोड्यूस, राउंड चढ़ जाएंगे, कहते हैं राउंड चढ़ गए इसके अंदर, राउंड इसके निकाल दीजिए। तो वो राउंड इसके अंदर बेटा इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हारे पास। जैसे
रस्सी के अंदर आप देखते हो ऐसे भी हम उसको क्या करते हैं, ऐसे करते रहे तो ऐसे ट्विस्ट नहीं आते उसके अंदर, तो इस प्रकार इसके अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे। इसके अंदर फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर किसके कारण भी, इसकी कोयल की रोटेशन के कारण। तो वो ट्विस्ट जो पैदा हुए तो बेटा उसके कारण क्या हुआ, जैसे ही ट्विस्ट पैदा हुए तो इस कोयल के अंदर या इस फास्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर तुम्हारे पास एक रीस्टोरिंग टोर्क्यू भी पैदा होगा जो कोयल को वापस उसी शेप में लेके आएगा जहां पे वो स्टार्टिंग में थी। तो किसी भी चीज के हम शेप को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद तो उसके अंदर उसी टाइम से एक रिस्टोरिंग फोर्स भी पैदा होना स्टार्ट हो जाता है जो कि अपोज करता है उसको वापस से उसी शेप में लेके आता है। स्प्रिंग को जैसे आप खींचते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया मैंने, तो छोड़ने के बाद वापस उसी शेप में वो आ जाता है। तुम्हारे पास रबड़ लगा लीजिए, तो वो क्यों आया, बाय यूजिंग रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोर्क क्यों लग रहा है, अभी तो मैं रिस्टोरिंग टोर्क क्यों की बात करूँ। मैंने कहा कि मेरे क्या तुम्हारे पास कि बेटा के ट्विस्ट क्या हो रहे तुम्हारे पास, प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके अंदर, कोयल के अंदर। ठीक है, सॉरी नॉट के क्या माना मैंने, रीस्टोरिंग टोर्क्यू मान लिया, रीस्टोरिंग टोर्क्यू मान लिया, क्या पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट। भाई यूनिट ट्विस्ट के अंदर जो तुम्हारे पास क्या पैदा हो रहा है, तो पैदा हो रहा है उसके अंदर भाई एक ट्विस्ट के अंदर कितना रिस्टोरिंग टोर्क्यू है के, और रिस्टोरिंग टोर्क्यू क्या करेगा, डिफॉर्मिंग टोर्क्यू को बैलेंस करके वापस से इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर लेके आएगा हमारी कोयल को। तो मैंने कहा कि थीटा नामक हमारी कोयल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल टोर्क्यू बच्चे कितना हुआ, यदि मैं बात करूं रिस्टोरिंग टोर्क्यू की बात करूं तो टोटल रिस्टोरिंग टोर्क्यू में टाउ डैश से नोट कर रहा हूं भाई, वो कितना हुआ मान लीजिए कि थीटा हुआ भाई। एक के अंदर कितने माने मैंने, के मान लिया, थीटा ट्विस्ट के अंदर के कितना आएगा, के थीटा आएगा। तो ये टोटल रिस्टोरिंग टोर्क्यू हो गया मेरे कंप्लीट कोयल के अंदर तुम्हारे पास, जिसको मैं टाउ डैश से। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोयल, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए तुम्हारे पास क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टोर्क्यू होगा बच्चे तुम्हारे पास वो किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग टोर्क्यू के बराबर होगा। टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश। तो टाउ की वैल्यू पुट कीजिए, NIAB इज इक्वल टू के थीटा मान लिया, क्या मान लिया हमने, के थीटा मान लिया बच्चे। यहां से हमने क्या किया, वैल्यू डिटरमाइन की आई की। तो आई की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू के थीटा डिवाइड बाय NAB। तो ये तुम्हारे पास क्या आते हैं बच्चे, हमारे पास आई की वैल्यू आती है इसकी फॉर्म में। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने कांस्टेंट का नाम दिया, जी का नाम दिया, जी इज इक्वल टू के NAB का नाम दे दिया। और ये तुम्हारे पास क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट रहेगा ये। तो देखो, तो I इज इक्वल टू जी थीटा हुआ, तो मैं कांस्टेंट को भी हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने सिंबल लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो भी डिफ्लेक्शन आ रही थी, तो ट्विस्ट का मतलब क्या था, डिफ्लेक्शन, जो भी उसके अंदर ऐसे वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो डिफ्लेक्शन को ही हम किस में काउंट कर रहे थे, नंबर ऑफ ट्विस्ट के अंदर काउंट कर रहे थे। तो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होगी मेरी कोयल के अंदर वो बेटा प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल या गैल्वेनोमीटर। तो ये मेरे पास क्या आई, वैल्यू आई जी। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट दौड़ेगा उतना ही ज्यादा तुम कह सकते हो कि क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। या जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आई तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि उतना ही ज्यादा सर्किट के अंदर करंट आया। ठीक है, जितनी कम डिफ्लेक्शन आई तो हो गया भी कम करंट आया, तो यही मतलब हुआ भाई। ठीक है, तो इसके बाद में मैं बात करता हूं तुम्हारे पास करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए बेटा, हमारे पास ये के इज इक्वल टू क्या आया था, के थीटा डिवाइड बाय NAB, ये हमारे पास वैल्यू रही थी, ये वैल्यू रही थी आई इज इक्वल,
ओके, इसको रिमेंबर रखेंगे, भूलेंगे नहीं भी इसको, ये काम की बहुत चीज है हमारे, ठीक है। इसके बाद है बेटा मैं सेंसिटिविटी की बात कर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी जब तुम भी क्या करते हो, डिफाइन करते हो, तो क्या रहेगी हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट करंट फ्लो का। सबसे पहले मैं हाइडिंग डाल लेता हूं करंट सेंसिटिविटी की, मैं इसके बारे में चर्चा करूं। सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, तो क्या रहेगी करंट सेंसिटिविटी? देखो यूनिट कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर जब उसमें से यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बच्चे क्या, करंट सेंसिटिविटी। डिफाइन नोट करेंगे IS, या बोल सकते हो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी का आप नाम लो, क्लियर है। तो यूनिट करंट फ्लो करने से गैल्वेनोमीटर के अंदर कितनी डिफ्लेक्शन आई है, वही डिफ्लेक्शन उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के देखो, आई की वैल्यू वहां वाली पुट कीजिए यहाँ पे, थीटा डिवाइड बाय के थीटा डिवाइड NAB हुआ भाई, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास NAB डिवाइड बाय क्या आती है, ये करंट सेंसिटिविटी। इसके बाद में मैं सेकंड नंबर पे बात करना चाहूंगा, दूसरा आता है तुम्हारे पास क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो बेटा कितना डिफ्लेक्शन आया हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर जब मैंने गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस यूनिट वोल्टेज अप्लाई कर रखी थी। या यदि मैं फॉर्मूला लिखूं VS से नोट कर दो, क्लियर है, थीटा डिवाइड बाय में V, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। मीनिंग समझिए भाई, यूनिट करंट फ्लो करने से कितनी डिफ्लेक्शन आई, वो करंट सेंसिटिविटी थी। यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पे अक्रॉस द कंडक्टर कितनी डिफ्लेक्शन आती है, वो डिफ्लेक्शन तुम्हारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी के रूप में मेजर की जाती है, उसको राइट किया जाता है। तो देखो बच्चे, यदि मैं यहाँ पे इसकी भी इन टर्म ऑफ KNAB के टर्म में बात करूं तो क्या फॉर्मूला रहेगा, तो VS इज इक्वल टू थीटा, तो V बच्चे क्या I इंटू आर नहीं हुआ, I इंटू आर बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो V का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, थीटा डिवाइड बाय आर एच डी, आई की वैल्यू पुट कीजिए के थीटा NAB, ये रहा भाई। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या होता है, कैंसल आउट होने के बाद थीटा से थीटा क्या बचता है, NAB डिवाइड बाय KR, ये तुम्हारे पास बच्चे वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू आती है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम यूज कर भी सकते हैं यदि हमसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा क्या आती है, हमारा गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव होगा। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरा गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव हो, क्या हो, मोर सेंसिटिव हो, क्योंकि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना करंट फ्लो करने पे, ठीक है, कितनी वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो उसकी क्या होगी तुम्हारे पास, क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। जितना स्मॉल करंट फ्लो करने पर उतनी ही, उससे ज्यादा हमारे पास डिफ्लेक्शन वो क्या करते, प्रोड्यूस करते। जब गैल्वेनोमीटर में से स्मॉल करंट गुजरने पर भी वो हमारे लार्ज अमाउंट के अंदर डिफ्लेक्शन शो कर दे, तब मैं बोलूंगा कि मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर वो क्या है, मोर सेंसिटिव है। क्या है वो, मोर सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव वो कैसे डिफाइन करेंगे, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आई वो कहेगा उतना ज्यादा करंट आया भाई। तो डिफ्लेक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, बढ़िया वाली डिफ्लेक्शन आ जाए, हमें पता लग जाए हाँ करंट तुम्हारे पास क्या है, इतना करंट आया, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास कहूंगा कि बहुत बढ़िया सेंसिटिव है, बहुत बढ़िया रीडिंग दे रहा है मेरे को ही। तो उस सेंसिटिविटी को मेजर किस में कर रहे हैं, यहाँ पे यदि बात करूं थीटा की टर्म में मेजर कर रहे हैं। थीटा की यहाँ से वैल्यू कीजिए, क्या है तुम्हारे पास, NAB डिवाइड बाय में कितना आया, K आया, इंटू में क्या लगा दिया, I लगा दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो
कितनी वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। जितनी ज्यादा वो डिफ्लेक्शन देगा ना स्मॉल करंट के लिए भी, उस समय मेरा जो गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या होगा, मोर सेंसिटिव। तो इसका मतलब थीटा ज्यादा आया तो मैं कहूंगा भी ज्यादा सेंसिटिव, क्या वो ज्यादा सेंसिटिव। ये तो मेरे पास कम हो तो भी ज्यादा दे दे भाई डिफ्लेक्शन, बढ़िया वाली डिफ्लेक्शन दे दे। तो किस किन बातों पे डिपेंड करता है, क्या क्या कंडीशन रहेगी सेंसिटिविटी के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन की मैं बात करूं, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न बेटा कोयल की क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इतने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे कोयल्स के तो उतनी ज्यादा क्या आएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक ही मैं नंबर ऑफ टर्न को बेटा क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। उससे ज्यादा मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जितने मैं ऐसे तो भाई उसके ऊपर लपेटता रहूंगा, टर्न लपेटता रहूंगा ऐसे, तो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हैवी हो जाएगा भाई, बल्कि हो जाएगा। तो उसको उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर से भी इतनी बड़ी तुम कोयल यूज कर रहे हो, लेंथ यूज कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो मेजर खाक करेगा भाई वो, फिर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ही तुमने बढ़ा दिया तो बेटा वो एक बियॉन्ड लिमिट तक, ठीक है, मतलब एक लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर सकते हो, ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। वैसे तुम बढ़ाते रहे भी बढ़ाते, पता नहीं कितनी ज्यादा सेंसिटिव ले, लेकिन नहीं, अपोजिट रिजल्ट देगा हमें वो, क्या देगा, अपोजिट रिजल्ट देगा। हमें पता भी है भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न करेंगे कोयल की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो वहां से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और साथ में वो बल्कि भी होगा। दो प्रॉब्लम होगी भी, एक बल्कि हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया भी। तो करंट मेजर करना उसको, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ एन बढ़ाने से बढ़ेगी जरूर, लेकिन लिमिट तक बढ़ेगी बेटा, लिमिट तक एक एन बढ़ेगा तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, एरिया भाई, ईच टर्न का एरिया था, तो एरिया भी भाई पतली मोटी लेंथ ब्रेड किस हिसाब से सिलेक्ट करोगे, जितने ज्यादा लोग एरिया ज्यादा आ जाएगा। तो लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही लोगे, ज्यादा ले तो वही बात है, फिर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा भी, भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। इसको भी आप एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हो बच्चे, इंक्रीज कर सकते हो। हाँ इसको इंक्रीज करके तुम डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर दोगे, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लोगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करके, स्ट्रॉन्ग बना के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज कैसे करेंगे बेटा, हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करके। हॉर्स शू, जो हॉर्स के तुम्हारे पास क्या होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है, नीचे देखे होंगे उस टाइप के तुम्हारे पास क्या ले लीजिए आप, मैग्नेट का यहाँ पे यूज कर लीजिए ऐसे। तो उनके बीच में आप ये रख दो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल अच्छे से होगा तुम्हारे पास, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये करके होगा भाई तुम्हारे पास। सेकंड तुम्हारे पास क्या आता है, थर्ड फोर्थ क्या तुम्हारे पास बेटा, के की वैल्यू को क्या करते हैं हम, तो इनको बढ़ाएंगे, इनको क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे, और इसको क्या करना पड़ेगा भाई, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या था के तो बच्चे क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क्यू था पर यूनिट ट्विस्ट। जितना कम हमारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क्यू पैदा होगा ना पर यूनिट ट्विस्ट के अंदर, उतनी ही बट ज्यादा क्या आएगी मेरे पास, डिफ्लेक्शन आएगी। और जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आई उतना ही मैं बोलूँगा मेरा मोर सेंसिटिव होगा भी मेरे पास, ठीक है, ज्यादा वैल्यू दे रहा है मेरे को। तो भाई मेरा जो तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही। तो इसको करने के लिए वो, इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये डिपेंड किस पे करता है भाई, आपने जो ये स्ट्रिप जो लगा रखी थी ना, फॉस्फोर ब्रोन स्ट्रिप की, इसीलिए लगा रखी थी क्योंकि बेटा ये तुम्हारे पास क्या होती है, इसके लिए के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है तुम्हारे पास, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, इसलिए हमने इसका यूज यहाँ पे किया है। तो ये था बच्चे हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब हम इसका यूज करंट, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ओके। लार्ज करंट को भी मेजर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कुछ क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी को मैं ज्यादा करंट मेजर करने के लिए लगा दूं बेटा, जो डैमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैमेज, बर्न आउट, ठीक है। तो इसके अंदर आग वगैरह लग सकती है भी, तो मैं इसका ज्यादा करंट के लिए यूज नहीं कर सकता। माइक्रो एम्पियर का जो भी मेरे पास इस ऑर्डर का जो भी करंट होगा उसको मेजर करने के लिए, एम्पियर का नहीं भाई, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये तो हमारे घरों में सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होता है, इतना करंट हो तुम्हारे पास 5 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक का करंट, तो वहाँ पे मैं इसको लगाऊं डायरेक्ट, हमारे जो स्विच के जहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं वहाँ पे इसको टर्मिनल को मैं अटैच करके देखो बेटा, ये खराब हो जाएगा, तुम्हारा डैमेज हो जाएगा।
नहीं। तो वहां वाले करंट को मेजर करने के लिए हमें इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वहां से क्या बनेगा, तो उसको हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।